हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। और आज की अपनी इस वीडियो में हम करेंगे क्विक रिवीजन ऑफ द मैगजीन कुरुक्षेत्र। दोस्तों कुरुक्षेत्र और योजना मैगजीन आपके किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस भी एग्जाम में जनरल अवेयरनेस या फिर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट की बात की जाए तो वहां पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो नाबार्ड 2021 का जो एग्जाम होना है उसके कंटेक्स्ट में कुरुक्षेत्र मैगजीन की अपनी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपके पास एआरडी सब्जेक्ट भी है, आपके पास ईएसआई भी है, आपके पास जीए भी है। जीए को अगर हम थोड़ा सा बाहर कर भी दें तो एआरडी एंड ईएसआई में जो डायनामिक पार्ट होता है, जनरली अगर आप लास्ट 3 ईयर का पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो कुरुक्षेत्र मैगजीन है वो लगभग सारी ही चीजें कवर करती है। कई बार बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, लाइक लास्ट टाइम पूछा गया था कि गोवर्धन जो स्कीम है गवर्नमेंट की, उसमें जो आर है, आर स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो कई बार क्या होता है कि हम ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें पढ़ना, ध्यान देके पढ़ना भूल जाते हैं। तो अगर आप कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी स्कीम्स कई बार डिस्कस होती हैं जो कि रूरल एरिया के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे ये डिस्कस होता है। एक तो ये चीज हो गई, और दूसरी चीज है कि कई बार हमसे स्कीम की मिनिस्ट्री पूछी जाती है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। कई सारे स्टूडेंट्स इसको वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में लगा के आ जाते हैं, कोई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में लगा के आता है, बट जबकि ये मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंदर है। जो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का पार्ट है, पहले वो मिनिस्ट्री हुआ करती थी। तो अकॉर्डिंगली आपको देखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अकॉर्डिंगली। और इसमें जो सबसे बड़ी हेल्प करती है कुरुक्षेत्र मैगजीन, वो आपकी यहीं पे हेल्प करती है डायनामिक पार्ट को कवर करने के लिए। तो जुलाई 2021 का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। एआरडी में एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, तो ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। आप इस इशू को जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया है बहुत सारे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जिनकी इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर में भी होती है और रूरल एरिया के लिए भी जिसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो सबसे पहला जो आर्टिकल था कुरुक्षेत्र मैगजीन में वो था कि रूरल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द बोल्स्टर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एज वी ऑल नो 1952 में जब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ था, तब से ही ये सबने पहचाना था कि अगर हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है फॉर द बेसिक अमेनिटीज, अगर वो बहुत अच्छा होता है तो डेफिनेटली हमारी पॉपुलेशन बहुत कुछ कर पाती है। जब हम बेसिक अमेनिटीज या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें आता है जो हमारा रोड कनेक्टिविटी है, देन उसके बाद एजुकेशन, देन उसके बाद जो मेडिसिन वाला पार्ट या आप कह सकते हैं हॉस्पिटल वाला पार्ट। तो हेल्थ, स्कूल एंड देन रोड कनेक्टिविटी, ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की थी इन द वे बैक 1995-96 विद एन इनिशियल कॉर्पस ऑफ 2000 करोड़ रुपीस। आप देखेंगे उसके बाद जो अभी अगर RIDF देखें आप तो 2020 और 21 में इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट की गई वो अराउंड 3,78,348 करोड़ रुपीस की गई। आप लोग सभी जानते हैं कि RIDF से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो RIDF होता क्या है और इसके लिए फंड आता कहां से है? तो RIDF इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अब इसके लिए फंड कहां से आता है? जब इसके हम फंड आने की बात करते हैं तो एक होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है? गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है जो कि प्रायोरिटी बेस पे वर्क करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर, फार्मर्स, देन आते हैं माइनॉरिटीज, देन हाउसिंग भी उसमें आता है। कि ये जो हमारी कंट्री के ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए PSL बनाए गए हैं। तो PSL का अगर आप टारगेट देखोगे तो इट इज अराउंड 40% टू द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। 40% शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए होते हैं, बट अगर हम देखें RRBs के लिए तो वो 75% तक होता है। अगर किसी भी बैंक का ये टारगेट किसी फाइनेंशियल ईयर में पूरा नहीं होता है, मान लीजिए कोई बैंक है XYZ, इंडिया में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कोई भी पब्लिक प्राइवेट कुछ भी हो सकता है, उसका जो 40% था उसने 38% ही किया, तो जो 2% का शॉर्टफॉल है उसको अपना टोटल जो उसका क्रेडिट एक्सपोजर होता है NBC का, तो उसको वो कहाँ पे देना पड़ेगा? नाबार्ड के RIDF फंड में। तो जो 2% होगा वो उसको यहाँ पे देना पड़ेगा, और यहाँ पे देने में बैंक को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि जो फंड RIDF में जाता है उसके बदले नाबार्ड उसमें बहुत कम इंटरेस्ट बैंक को पे करता है। तो बैंक के लिए ये लॉस की कंडीशन होती है, इसलिए बैंक फोकस करते हैं कि वो मैक्सिमम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के जितने भी टारगेट्स हैं अपने पूरे करके जाएं। देन इज द गरीब कल्याण रोजगार अभियान।
जैसे गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसकी इंपॉर्टेंस माइग्रेशन की बात पड़ी, जो कोविड के कारण जो माइग्रेशन हुआ, जिसको हम रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं, अर्बन एरिया से रूरल एरिया की तरफ जो माइग्रेशन हुआ, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था लास्ट ईयर जून 2020 में for 125 days with the converge the efforts of the 25 ongoing scheme of the 12 ministries और departments। तो जो वेरियस मिनिस्ट्रीज के काम चल रहे थे, उसमें जो माइग्रेंट्स घर में पहुंचे थे अपने अपने राज्यों में मेट्रो सिटीज से, उनको वर्क देने की कवायद शुरू की गई। तो मोर देन 50 करोड़ इसमें जनरेट किए गए। इंडिया हैज अ ह्यूज रोड नेटवर्क, ऑलमोस्ट 59 लाख किलोमीटर और रोड हमारी है। जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो हमारे पास इतनी बड़ी कनेक्टिविटी है। अगर हम अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर द यूएसए। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में, जब हम कहते हैं कि वर्ल्ड में हमारी टोटल पॉपुलेशन 17% है, तो वहां पे हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे पास सड़कों का जंजाल है, वो भी सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर द यूएसए। और जो हमारे पास टोटल है उसमें 71 कंस्टिट्यूटेड बाय द रूरल रोड्स। तो ऐसा नहीं है कि रूरल रोड्स का कोई भी इसमें हिस्सेदारी नहीं है। जो रूरल रोड्स हैं वो 71% है, 2% अकाउंटेड फॉर द नेशनल हाईवेज, जिनको हम आर्टरीज ऑफ ट्रांसपोर्ट्स कहते हैं, तो वो केवल 2% अकाउंट करती हैं टोटल रोड नेटवर्क में। जो मैक्सिमम रोड नेटवर्क है वो रूरल रोड्स का ही है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो हमारा है, ये बेसिकली हम फ्रेट मूवमेंट के लिए बात करते हैं। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट हैज द लीस्ट फ्रेट कॉस्ट। जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है, जैसे आप सभी को पता होगा, अभी गवर्नमेंट ने बनारस से इसको स्टार्ट किया था कि जो गंगा नदी है उसके थ्रू हम लोग फ्रेट का मूवमेंट करें, तो वो सबसे लीस्ट कॉस्ट होती है 1.06 रुपीज पर टन। तो ये इतनी कम फ्रेट की कॉस्ट आती है बाय इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एज कम्पेयर टू रेलवे। अगर हम रेलवे से कंपेयर करें, जिससे मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट होता है अभी तक, उससे आती है 1.36, और जो रोड से आती है वो सबसे ज्यादा आती है, दैट इज 2.50 टन पर किलोमीटर। तो फरवरी 2021 के बाद ये किया गया कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस है उसको इनलैंड वाटरवेज से ट्रांसपोर्ट किया जाने लगा। तो ये थी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, वो भी बेसिकली रोड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए। देन उसके बाद आता है प्रमोटिंग मार्केटिंग एंड द सिक्योरिंग स्टोरेज। सो वी ऑल नो दैट द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में जब भी हम बात करते हैं तो वहां पे जो हमारे पास मार्केट करने के लिए सबसे बड़ा प्रोड्यूस होता है वो एग्रीकल्चर का होता है। तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज, क्योंकि 3 महीने 6 महीने साल भर में अकॉर्डिंग टू द सीजन और अकॉर्डिंग टू द क्रॉप उसकी मेच्योरिटी होती है, और उसको गाँव से लेके पूरे भारत में इवन एक्सपोर्ट के लिए बाहर भी भेजना होता है। तो और एग्रीकल्चर कमोडिटीज हमारी पेरिशेबल होती हैं, तो अगर हम उसको जल्दी नहीं भेजते तो खराब होती है। तो गवर्नमेंट उसके लिए ई नेम लेके आ रही है। ई नेम लेके आई थी गवर्नमेंट 2016 में, इसको लॉन्च किया गया था 14 अप्रैल 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ई नेम को अभी तक लिंक किया जा चुका है 1000 मार्केट से इन 18 स्टेट्स एंड 3 यूटीज। और जो इस साल का टारगेट गवर्नमेंट ने किया है एम 2021 एंड 22 में, ये है 1000 मार्केट्स को और इसमें लिंक करना है। Then SFAC, Small Farmers Agribusiness Consortium, is the lead agency for the implementing this particular scheme। तो इस बार का टारगेट 1000 मंडीज को इसमें और इंक्लूड करना है। तो अगर अभी हम देखें जो इसमें डेटा दिया गया था इस आर्टिकल में, ENM 1.69 करोड़ फार्मर्स आर रजिस्टर्ड एंड 1820 FPOs भी इसमें रजिस्टर्ड है। 2018-19 में एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया 2000 करोड़ रुपीस का। MIDH जो स्कीम है, मिशन फॉर द इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना आर इंश्योरिंग फॉर द कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कई सारी स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आई, और गवर्नमेंट का भी फोकस उसी में है। जैसे आप देखेंगे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, तो उसमें 1 लाख करोड़ रुपीस का है, और इसको 10 ईयर के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ऑल्दो अभी इसको 3 ईयर और एक्सटेंड कर दिया गया है। सिमिलरली फिशरीज अगर पार्ट में आप देखेंगे तो PMMSY, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च की है। उसका जो बेसिक मोटो है वही यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा सके। तो अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट का जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा अभी है। देन इज द इंश्योरिंग द वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आप सभी को पता है वाटर सप्लाई के लिए गवर्नमेंट ने अभी जल जीवन मिशन को लॉन्च किया है। इसका मेन एम क्या है कि ऑब्जेक्टिव है इनेबलिंग द रूरल हाउसहोल्ड टू हैव एश्योर्ड पोटेबल वाटर थ्रू द हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन। तो हर घर जल, इसकी टैगलाइन भी है। Then as on the 15th March 2021, 79% of the rural habitation had the 40 लीटर
of the 40 liter per capita per day LPCD of the potable drinking water। अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको हम सौभाग्य योजना कहते हैं, जिसमें जितना भी हमारा रूरल हाउस होल्ड था या फिर पुअर हाउस होल्ड था 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट किया गया और वो टारगेट अचीव भी हुआ। देन इज द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू द 2.84 लाख हाउसहोल्ड्स हैज बीन रिलीज फ्रॉम इतने से इतने के बीच में एज पर द पीआईबी ईयर एंड रिव्यू ऑफ द पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ पावर का ये था। तो अगर आप देखेंगे तो वाटर सप्लाई के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए गवर्नमेंट की कॉमन चीज है कि हर घर को कनेक्शन देना है, चाहे वो वाटर का हो, चाहे वो पानी का, चाहे वो बिजली का हो। तो पानी के लिए जल जीवन मिशन या हर घर जल, और दूसरा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ये आपको ध्यान रखना है। देन इज द टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है आज के टाइम पे। जो अगर हम कहें कि रूरल और अर्बन के बीच में जो दूरी कम हुई है वो इंटरनेट की वजह से ही हुई है। मोबाइल कनेक्शन और हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने इस दूरी को बिल्कुल एक टाइप से खत्म कर दिया गया है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि यूट्यूब में जो शहर में देखा जा सकता है वही गांव में भी देखा जा सकता है। एक साथ एक ही इंफॉर्मेशन की ब्रॉडकास्टिंग हर जगह इक्वली की जा सकती है, उसमें कोई भी बैरियर नहीं है रूरल अर्बन। तो टेलीकम्युनिकेशन ने जो हमारा अर्बन और रूरल गैप था उसको बहुत मिनिमाइज किया गया है। जैसे रोड ट्रांसपोर्ट में हम सेकंड लार्जेस्ट है, सिमिलरली हम लोग टेलीकम्युनिकेशन में भी सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क हमारा है। देन अगर रूरल टेली डेंसिटी की बात की जाए तो वो 60% है एज ऑन जनवरी 2021। तो अगेन ये काफी अच्छा है, 60% स्टिल रूरल, जो हमारा रूरल एरिया है वो वेल कनेक्टेड है। देन गवर्नमेंट भारत नेट परियोजना लेकर आई, वो इम्प्लीमेंट की गई टू प्रोवाइड द 2.5 लाख ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोवाइड करेंगे सो दैट की इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके। देन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना टारगेट्स 2021 एंड 22। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आई थिंक आप सभी को ये पता होगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इट्स एन अम्ब्रेला स्कीम काइंड। तो एक अम्ब्रेला स्कीम की तरह है, क्योंकि आप इसमें देखोगे इसमें 4 कंपोनेंट हैं। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, वाटरशेड डेवलपमेंट, माइनर इरिगेशन या इसको कहते हैं हर खेत को पानी, या प्रिसीजन इरिगेशन जिसको हम कहते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो अगर आप देखोगे ये जो PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है रिलेटेड टू द इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इरिगेशन एग्रीकल्चर की एक टाइप से बैकबोन है। अगर वाटर नहीं होगा तो हम कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो इसमें 4 कंपोनेंट हैं विद द रिलेटिव इंपॉर्टेंस। तो जो एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है, इट्स अबाउट द लार्ज जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं वो, जो कि मोर देन 10,000 हेक्टेयर्स की बात जिसमें की जाती है। और ये बेसिकली जो नेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, नेशनल या स्टेट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसमें डैम बैराज कंस्ट्रक्शन, ये सारा कुछ इसमें आता है। देन इज द वाटरशेड डेवलपमेंट। तो वाटरशेड डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है अंडर द रूरल डेवलपमेंट। जब भी आप रूरल डेवलपमेंट पढ़ते हैं, आप कहीं से भी पढ़ें, बट आप वाटरशेड को जरूर पढ़ें। वाटरशेड क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज होती है, उसके क्या फायदे हैं, उसमें क्या कॉन्स्टेंट्स हमारे पास है इंडियन कंडीशन में कि जब इतना अच्छा है तो हम क्यों नहीं इसको कर पाते हैं। तो ये आप जरूर पढ़िए वाटरशेड क्या होता है। यहाँ पे भी हम इसको नहीं कवर कर पाएंगे, अभी हमको आगे बहुत सारी स्कीम्स कवर करनी है। देन इज द माइनर इरिगेशन। माइनर इरिगेशन का टैगलाइन थी हर खेत को पानी। तो जैसे नाम से ही समझ आ रहा है कि गवर्नमेंट का टारगेट है कि जो हर खेत है उसको हम इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करें, मतलब उसको रेनफेड पे डिपेंड ना रहना पड़े। ये नहीं कि कुछ ही के पास से नहर जा रही है, बाकी जो अंदर खेत है उनको पानी नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन ना हो। देन फॉर द प्रिसीजन एग्रीकल्चर पर ड्रॉप मोर क्रॉप, सो दैट कि हम अपने वाटर को कंजर्व भी कर सके। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन की हम बात इसमें करते हैं। सो ये 4 कंपोनेंट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के हैं। अगर हम उसमें टारगेट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने कहा कि 20 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को हम माइनर इरिगेशन के अंदर लाएंगे। तो माइनर इरिगेशन क्या था, हर खेत को पानी, मतलब जो 20 लाख हेक्टेयर एरिया है उनको इरिगेशन सुविधाएं दी जाएंगी सो दैट कि वहां से भी हम प्रोडक्शन ज्यादा ले सकें। अडॉप्शन ऑफ 6 लाख फार्मर फॉर द प्रिसीजन एग्रीकल्चर। तो प्रिसीजन इरिगेशन के लिए, प्रिसीजन फार्मिंग के लिए जो हमारा सबसे नीचे वाला कंपोनेंट था पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उसको
अडॉप्ट करना है। देन एटलीस्ट एडिशनल 1 लाख हेक्टेयर एरिया कवर्ड अंडर द माइनर इरिगेशन, अगेन वही सेम चीज है फॉर द वाटर इंटेंसिव क्रॉप। देन 25,000 एडिशनल नंबर ऑफ द माइक्रो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करने हैं फॉर द ड्रॉट प्रूफिंग ऑफ द एग्रीकल्चर कवरिंग एटलीस्ट 50,000 हेक्टेयर एरिया। तो आप लोग देखोगे जैसे गाँव में हम लोगों ने देखा है कि जब भी हम लोग गांव में जाते हैं तो गवर्नमेंट वहाँ पे बरसात के टाइम पे गड्ढे खुदवाती है, तो हम ये सोचते हैं कि इसका यूज क्या है। तो बेसिकली उसका जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में बहुत बड़ा यूज होता है, सो दैट कि मैक्सिमम वाटर पर्कुलेट होकर हमारे एक्वीफर में पहुंचे, रन ऑफ ना हो, सरफेस रन ऑफ से सारा कुछ वेस्ट होता है। देन क्रिएशन ऑफ 3.5 लाख हेक्टेयर एडिशनल एरिया पोटेंशियल बाय द 54 प्रोजेक्ट, तो ये एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम का हो गया। Then 2 lakh hectare additional cultivable command area converted to reduce gap between the potential and utilized। होता क्या है कि एक डैम हमने बना दिया, डैम तो बन गया, बट आगे जो उसका कमांड एरिया है, हर कमांड एरिया के हर जगह तक पानी पहुंचा या नहीं पहुंचा, मतलब जितनी उसकी पोटेंशियल थी क्या हमने वो पूरी पोटेंशियल यूटिलाइज की या नहीं, तो उसको गवर्नमेंट ने जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डैम्स हैं उसके एरिया को इंक्रीज करने के लिए ये किया है। देन अंडर द माइनर इरिगेशन आल्सो द 100 एडिशनल नंबर ऑफ द रिपेयर, रिनोवेशन एंड द रेस्टोरेशन। जल संचय का ये कंपोनेंट है। बेसिकली आप जब पढ़ेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तो उसमें 3 कंपोनेंट फिर आते हैं माइनर इरिगेशन के अंदर, जल संचय, जल संरक्षण, जल सिंचन। तो उसमें बेसिकली ये जल संचय का फैक्टर है। देन मैंने जो आप लोग को बताया था पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो उसका आउटपुट क्या है कि हमको वाटर कन्वेंस इफेक्टिव करना है। अभी तक क्या होता है आपने देखा है फील्ड में पानी ले जाने के लिए नहर या गूल बना दी जाती है, तो उसको पाइप से लाना है, सो दैट कि उसका जो बीच में गूल से जब पानी जाता है तो उसमें बहुत सारा एब्जॉर्प्शन या फिर वो पानी कहीं ना कहीं वेस्ट होता है, तो उसको इफेक्टिवली कन्वेंस किया जाए एक जगह से दूसरी जगह, सोर्स टू सिंक उसको इफेक्टिवली पहुंचाया जाए। Then precision water application device like sprinkler, drip, pivot guns and rain guns etc. तो उसका हम यूज करेंगे तो हम efficient water प्रोवाइड कर सकते हैं। जनरली होता क्या है कि जो फ्लडिंग की जाती है एक साथ हम बहुत सारा वाटर देते हैं तो वो वेस्ट होता है, उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं हो पाता है। देन आउटकम क्या है इससे, अगर हम पर ड्रॉप मोर क्रॉप करते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन फार्मर वेलफेयर की स्कीम है, एक तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, फार्मर की इनकम बढ़ती है, वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ती है और वेस्टेज बहुत सारे कम होते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या है कि एक तो जो हमारी ड्यूरेबिलिटी है सेट क्रिएटेड, हमने पाइप तो लगा दिए, अब वो पाइप कब तक चलेंगे इसका कुछ पता नहीं है। देन मेंटेनेंस चैलेंज है, उसमें कॉस्ट चैलेंजेस हैं कि अगर कुछ भी पाइप ब्रेक हुआ तो फार्मर को फिर से लाना पड़ेगा, उसके पास पैसे नहीं है। देन लैक ऑफ एडिक्वेट नॉलेज एंड अवेयरनेस, वही कि वो सारा सिस्टम के लिए एक नॉलेज और अवेयरनेस होना भी बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स नाबार्ड 2021 की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं और आपको कोर्स मटेरियल IXMB इज प्रोवाइडिंग, तो अगर आपको हेल्प चाहिए किसी भी टाइप की तो आप कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। IXMB इज ऑफरिंग 5 फुल लेंथ फ्री मॉक टेस्ट बेस्ड ऑन द न्यू पैटर्न, तो आप उनको जरूर अटेम्प्ट करें और अपनी एनालिसिस खुद करते रहें। देन इज द वाटरशेड डेवलपमेंट, तो वाटरशेड डेवलपमेंट जैसे मैंने आपको बताया था, वाटरशेड का जो मेन फोकस ही ये होता है, वाटरशेड क्या होता है, मान लीजिए ये कोई पहाड़ है और ये पूरा एक एरिया है, यहाँ पे बारिश होती है, बारिश होगी तो वो ये रिवर कैनाल से कलेक्ट होके कॉमन पॉइंट पे आएगी, इसको कॉमन पॉइंट कह सकते हैं। यहाँ से रिवर आगे बनती है, जैसे आप कह सकते हैं कि गंगा नदी पूरी गंगोत्री में जितने ग्लेशियर्स हैं वहां से वाटर इकट्ठा होकर एक जगह आता है, फिर आगे पूरी नदी एक साथ बहती है, तो इस पॉइंट इसको हम वाटरशेड कहते हैं। अब ये बहुत बड़े यूनिट होती है, इतनी छोटी यूनिट नहीं होती है, केवल एक विलेज को हम इसमें ले सकते, बहुत सारे विलेज को लेते हैं। वाटरशेड को आप डीपली स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि हमको पहले तो हमको यहाँ पे इन सीटू कंजर्वेशन करना है कि पहाड़ में ही कैसे हम वाटर को कंजर्व कर ले, मिनिमम रन ऑफ हो। तो रन ऑफ हो भी गया है तो इसको यहाँ पे हम इकट्ठा करते हैं डैम बना के। अगर हम डैम बना लेते हैं तो डैम के बाद हम अपने जो नेशनल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनके थ्रू वाटर को सप्लाई कर सकते हैं फॉर द इरिगेशन। तो अगर आप देखोगे रिज एरिया ट्रीटमेंट, ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट, अब ये रिज एरिया ड्रेनेज एरिया क्या होता है कि जैसे ये रिज लाइन है, ये अलोंग द स्लोप, तो यहाँ पे अगर हम कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब यहाँ पे हमने अगर गड्ढे बना दिए या फिर कुछ स्लोप्स बना दिए तो हम वाटर को डाइवर्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इन सीटू कंजर्वेशन, मतलब जहाँ पे पानी है वहीं पे उसको यूज कर सकते हैं। सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो बेसिकली ये सारे के सारे वाटरशेड डेवलपमेंट के इंटरवेंशन होते हैं। आउटकम्स क्या है, एक तो ड्रॉट प्रूफिंग होती है कि जिस समय बारिश है पानी है हम उसको वहीं पे कंजर्व कर लें। सॉइल इरोजन से हम बच सकते हैं कि अगर पूरा रन ऑफ होता है तो होता क्या है कि बहुत स्पीड से पानी बहता है, जैसे आपने देखा है उत्तराखंड की न्यूज आप देखते ही है,
बरसात में सारा का सारा एक साथ बह के चला जाता है। तो अगर वहां पे हम ऐसे कुछ इंटरवेंशन करते हैं तो उससे हम सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं, नेचुरल वेजिटेशन को हम बढ़ा सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्जिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर इसमें होता ही है। देन कॉन्स्टेंट्स क्या है, एक तो रेनफॉल की अनसर्टेनिटी है, हमको नहीं पता कब ड्रॉट हो जाएगा, कब रेनफॉल आएगी, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर एंड ग्रेजुअल लैंड डिग्रेडेशन ऑन द रेनफेड एरिया। तो एक तो जहां रेनफेड एरिया होता है, रेनफेड मतलब जहां पे टोटली डिपेंडेंस होता है रेनफॉल पे फॉर एग्रीकल्चर, एक तो वहां की इकोनॉमिक कंडीशन फार्मर की वैसे ही बेकार होती है, वो बहुत ज्यादा पहले ही नहीं कमा रहे, फिर वो बहुत ज्यादा आगे कुछ कर भी नहीं पाते हैं अनलेस कि अनटिल गवर्नमेंट उसमें कुछ ना करे। तो रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर डाउन स्ट्रीम एंड फ्रॉम द इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द वाटरशेड इन द अप स्ट्रीम। तो क्या होता है कि अगर हम प्रॉपरली उसको मेंटेन नहीं करते हैं तो उसकी जो डाउन स्ट्रीम फ्लो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हर खेत को पानी, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है। जो वाटरशेड डेवलपमेंट था ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम था। तो इसमें हर खेत को पानी, माइनर इरिगेशन जैसे मैंने आपको बताया, सोर्स ऑगमेंटेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट, लिफ्ट इरिगेशन, डाइवर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम द वाटर प्लेंटी एरिया टू द वाटर स्कैर्स एरिया, जहां पे पानी ज्यादा है वहां से हम दूसरी जगह पहुंचाएं बेटर कन्वेंस के थ्रू। रिपेयर, रेस्टोरेशन एंड रेनोवेशन ऑफ द ट्रेडिशनल वाटर बॉडी सो दैट कि हम राउंड द ईयर वाटर को यूज कर सकें। देन एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये तो नेशनल और इंटरनेशनल नेशनल और स्टेट लेवल के जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करता है। दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप इसके पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगी, और हमारा जो एग्रीबी टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप इसको नोट नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। देन कॉन्स्टेंट्स क्या है, गैप इन द प्लानिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन, अवेयरनेस लेवल ऑफ द फार्मर ऑन द बेनिफिट्स ऑफ द इरिगेशन प्रोग्राम, टाइम एंड कॉस्ट ओवररन, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, क्योंकि बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स लगाना वो भी फॉर द इरिगेशन आप सभी को पता है वो बहुत जल्दी नहीं होते हैं। देन डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो की इनिशिएटिव, जैसे अभी हमने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो एक ये इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हम बात कर सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें जैसे AEPS है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तो आई थिंक ये तो सभी को समझ आता है कि हमारा जो आधार कार्ड है हम उसको डेबिट कार्ड की तरह यूज करें, कि आधार कार्ड से ही आपकी सारी चीजें हो जाएं, अलग से डेबिट कार्ड ना लेना पड़े, तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम वो होता है। देन इज द माई GOV, तो माई गॉव की साइट है, यहाँ पे सारी ही जो पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की बात करते हैं। बेसिकली आपको लगता है कि आपको किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करना है, कोई भी सुझाव देने, सजेशन देने, गवर्नमेंट आपने देखा होगा कि कोई भी स्कीम लॉन्च करती है तो उसके लोगों के लिए कंपटीशन अरेंज करती है या स्कीम के नेम के लिए, तो इस टाइप से वो माई GOV साइट में आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें वहां पे हैं जिसमें कि हम भी गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन द नेशनल मिशन इन एजुकेशन थ्रू ICT, तो ICT के थ्रू जो नेशनल मिशन है एजुकेशन का, PMJDY फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनधन योजना की हर व्यक्ति का खाता होना चाहिए विद नो मिनिमम बैलेंस लिमिट, स्मार्ट सिटीज, ई पाठशाला में NCERT की जो जितनी भी बुक्स हैं फ्रॉम 1 to 12th वो सारी उनकी ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग्स वहां पे मिल जाती है। ई प्रिजन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ जेल्स, फार्मर पोर्टल है, GSTIN पोर्टल, खोया पाया, किसान सुविधा, ये सारे ही पोर्टल हैं जिनका यूज कर रहे हैं। तो गोल एक स्कीम है टू प्रोवाइड द मेंटरशिप टू द ट्राइबल यूथ थ्रू डिजिटल मोड, तो ये बेसिकली स्कीम लॉन्च की गई टू सपोर्ट द ट्राइबल यूथ, उनको और वुमेन को किस चीज के लिए, सो दैट कि वो स्किल एक्वायर करे, नॉलेज एक्वायर करे, और मेंटरशिप इन वेरियस सेक्टर इंक्लूडिंग द हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, बी कीपिंग, आर्ट एंड कल्चर, मेडिसिनल हर्ब्स एक्सेट्रा। तो बेसिकली ये जितनी भी इनको नॉलेज या फिर आप कह सकते हैं टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड करनी है वो कैसे प्रोवाइड होंगी, थ्रू अ मीटिंग पोर्टल फॉर मेंटर एंड मेंटी। तो मतलब ये इंटरनेट का ही एक इंटरवेंशन है कि उसका एम ही ये है कि उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाए, और इसके लिए फेसबुक के साथ कोलैबोरेशन है। तो जितने भी सिलेक्टेड बेनिफिशियरीज होते हैं उनको स्मार्टफोन दिया जाता है और इंटरनेट एक्सेस दी जाती है 1 साल के लिए बाय Facebook, and get connected with the designated mentor to get the training on the digital literacy, life skills and the leadership and the entrepreneurship। तो ये गोल स्कीम है। Then the community resource persons for the enterprise promotion, तो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन होता क्या है, द क्रिएशन ऑफ द कैडर ऑफ द मेंटर फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन, वेल एक्सेप्टेड मेथोडोलॉजी। तो होता क्या है कि
जो हमारा कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है, ये एक पर्सन ऐसा होता है विलेज का जिसके बहुत सही कनेक्शंस होते हैं, जो किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से आगे डिसेमिनेट कर सकता है, और जो काफी सारी चीजें मतलब जो नए चेंजेस लाने हैं उसका एक बेसिकली हम कह सकते हैं कि उसका एक चेहरा होता है गांव में। तो इट्स बीन इंक्लूडेड इन द वेरियस लाइवलीहुड प्रोग्राम, ये सब सभी के अंदर ये किया जाता है। जनरली जब भी हम इंडिविजुअल कैपेसिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यही करते हैं। तो अगर आप देखोगे नंबर ऑफ सक्सेसफुल सीआरपी ड्रिवन लाइवलीहुड एंड द एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इनिशिएट किए गए हैं। प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंट एक्शन प्रधान एनजीओ है बेसिकली कुदुम्बश्री एंड द सेवा। तो ये जितने भी इस टाइप के हैं सीआरपी ड्रिवन कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, मतलब उसी कम्युनिटी से हम कुछ लोगों को अच्छी स्किल्स देके और उसी सोसाइटी को लिफ्ट करें, ये बेसिकली इस इनिशिएटिव का रोल होता है। देन इज द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जैसे हमने बात की थी कि मेडिकल फैसिलिटीज का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, वो बेसिक इम्यूनिटीज या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। तो गवर्नमेंट ने 2018 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को स्टार्ट किया। तो उसका एम था कि हर परिवार को 5 लाख का फैमिली कवर देना, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, क्योंकि जो पुअर फैमिलीज हैं वो खुद का मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करा सकते हैं। आप सभी को पता है मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जितनी भी मेडिकल इलनेस होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं, और गरीब लोगों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। केवल उनके पास सरकारी हॉस्पिटल ही एक उम्मीद होते हैं, तो ऐसे में वो प्राइवेट में भी अपना इलाज करा सके फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत भी हम कहते हैं। The scheme subsumed 2 centrally sponsored scheme, namely राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एंड द सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो इन दोनों को कन्वर्ट करके वो बना दी गई। तो बेनिफिट्स की अगर हम इसमें बात करें तो स्कीम प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवरेज फॉर द सेकेंडरी एंड द टर्शरी हेल्थ केयर। स्कीम प्रोवाइड्स 1350 मेडिकल पैकेजेस सच एज सर्जरी, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, डे केयर, ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक्स, लगभग सभी कुछ जिसे नॉर्मल मेडिकल इंश्योरेंस में जो सारी चीजें कवर रहती हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में भी कवर रहेंगी। तो बेसिकली ये कि आपका विदाउट एनी पेमेंट ये 5 लाख का पर फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इन एडिशन ये प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को भी कवर करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपसे कहा था कि इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ लेना ना भूलें, नीचे लिंक में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर आप हमारे एग्री भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें। हमारे एग्री भी चैनल है यूट्यूब का चैनल, तो वहां पे हम एग्रीकल्चर रिलेटेड कंसेप्चुअल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो आप एग्री भी जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहां पे एग्री कंसेप्ट से रिलेटेड वीडियोस ऑन स्कीम्स वो वहां जाके पढ़ सकते हैं। तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट कि आपको हमारी नई वीडियोस तुरंत मिल सके। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड दिस इज ऑल फॉर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जुलाई मंथ कुरुक्षेत्र मैगजीन इशू। तो ये पढ़ के आप जरूर जाएं, क्योंकि एआरडी में डायनामिक टाइप के क्वेश्चन इससे आते ही हैं, और आपको हमारे कोर्स में इसका पूरे समरी एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट मिल जाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे अहेड।